मई 1998 राजस्थान डेजर्ट के गहराइयों में धरती जोर से फटती है। इंडिया ने अभी अभी 5 अलग न्यूक्लियर डिवाइसेस डेटोनेट किए हैं और जब तक जमीन हिली नहीं, ऊपर मंडराते अमेरिकन स्पाई सैटेलाइट्स को कुछ भी पता नहीं चला। ये हाईली सोफिस्टिकेटेड कोवर्ट मिलिट्री ऑपरेशन इंडिया की उस आइडेंटिटी के बिल्कुल ऑपोजिट था जो उसने 1947 की इंडिपेंडेंस के बाद से दुनिया को दिखाई थी। इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू गांधीयन नॉन वायलेंस के पक्के फॉलोअर थे। उन्होंने एब्सोल्यूट नॉन अलाइनमेंट की फॉरेन पॉलिसी चुनी, कोल्ड वॉर में किसी का साथ नहीं दिया और ग्लोबल आर्म्स रेस का सख्त विरोध किया। अजीब है, पर पीस की इस पब्लिक कमिटमेंट के पीछे एक अलग ही मशीन के पहिए घूमने लगे थे। उस पैसिफिस्ट रेपुटेशन ने एक्चुअली इंडिया के न्यूक्लियर एम्बिशंस के शुरुआती दिनों के लिए एक परफेक्ट जियोपॉलिटिकल कवर दिया। इन एम्बिशंस की शुरुआत डॉक्टर होमी भाभा से हुई। वो एक ब्रिलियंट फिजिसिस्ट थे जिन्हें इंडिया का सिविलियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम जीरो से बनाने का काम मिला, जिसका फोकस सिर्फ एग्रीकल्चर, मेडिसिन और इलेक्ट्रिसिटी पर था। इंडिया के पास नेचुरल यूरेनियम कम था, पर थोरियम के मैसिव रिजर्व्स थे। इसलिए भाभा ने एक इंजीनियस 3 स्टेज प्रोसेस डिजाइन किया। पहले नेचुरल यूरेनियम फ्यूल से प्लूटोनियम बनता है, फिर उस प्लूटोनियम से यूरेनियम 233 नाम का एक फिसाइल आइसोटोप बनाया जाता है। फाइनली उस आइसोटोप को थोरियम के साथ मिलाकर एक सेल्फ सस्टेनिंग पावर ग्रिड बनाया गया, ताकि एक बड़ी डेवलपिंग देश को बिजली मिल सके, ना कि वेपन्स बनाने के लिए। सिविलियन पावर पर यह सख्त फोकस 1962 में खत्म हुआ। चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट एक फुल स्केल वॉर में बदल गया। यूएस और सोवियत यूनियन दोनों ने इंडिया की मदद नहीं की, क्योंकि वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में बिजी थे और इंडिया को एक ह्यूमिलिएटिंग मिलिट्री डिफीट झेलनी पड़ी। 1964 में रीजनल थ्रेट न्यूक्लियर हो गया। चाइना ने अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब सक्सेसफुली डेटोनेट किया, जिससे इंडिया की बॉर्डर पर एक वेपनाइज्ड राइवल आ गया। इंडिया अब एक बढ़ती हुई हॉस्टाइल नेबर के सामने था, बिना किसी इंटरनेशनल गारंटी के। 1962 की हार और चाइना की न्यूक्लियर ब्रेक थ्रू ने उस इल्यूजन को तोड़ दिया कि सिर्फ पैसिफिज्म ही इंडिया की सॉवरेनिटी को बचा सकता है। 1970s की शुरुआत तक इंडिया के पास वेपन बनाने की टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी आ चुकी थी। 1972 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ऑफिशियली और बहुत सीक्रेटली एक न्यूक्लियर टेस्ट ऑथराइज किया। ये ऑपरेशन 18 मई 1974 को खत्म हुआ, स्माइलिंग बुद्धा नाम की एक डिवाइस की डेटोनेशन के साथ। जियोपॉलिटिकल ऑप्टिक्स को मैनेज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसे स्ट्रिक्टली पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का नाम दिया। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसे नहीं माना। कनाडा, जिसने इंडिया का पहला सिविलियन रिएक्टर बनाने में मदद की थी, उसने सारी न्यूक्लियर हेल्प रोक दी। यूएस ने भी तुरंत हैवी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। ये रिटेलिएशन जल्दी ही एक ग्लोबल ब्लॉकेड में बदल गया। यूएस ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप बनाने में लीड ली और कांग्रेस ने 1978 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एक्ट पास किया। ये मेजर्स अनकोऑपरेटिव नेशंस को न्यूक्लियर मटेरियल से दूर रखने के लिए थे। पुरानी न्यूक्लियर पावर्स अपने एक्सक्लूसिव क्लब के दरवाजे बंद कर रही थी। अपनी रिसर्च छोड़ने के बजाय इस अग्रेसिव इंटरनेशनल क्रैकडाउन ने इंडिया की साइंटिफिक कम्युनिटी को अपना पूरा प्रोग्राम अंडरग्राउंड करने पर मजबूर कर दिया। 1980s में टेंशन्स फिर बढ़ी जब इंडियन इंटेलिजेंस को पता चला कि पाकिस्तान सीक्रेटली अपना एटॉमिक प्रोग्राम डेवलप कर रहा है। इसके जवाब में इंडियन गवर्नमेंट ने क्वाइटली डीआरडीओ में मैसिव फंडिंग भेजनी शुरू कर दी। उस सीक्रेट फंडिंग के रिजल्ट्स जल्दी ही दिखने लगे। 1989 में इंडिया ने अग्नि मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया। ये रीजन के लिए एक क्लियर सिग्नल था कि उनकी डिलीवरी कैपेबिलिटीज तेजी से बढ़ रही हैं। कोल्ड वॉर खत्म होते ही एक डिप्लोमेटिक ट्रैप सामने आया। यूएस की प्रेशर में ग्लोबल कम्युनिटी ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को बढ़ाने और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी लाने का फैसला किया, जिसका एम फ्यूचर न्यूक्लियर टेस्ट को बैन करना था। इंडिया ने साइन करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये ट्रीटीज एक तरह का एटॉमिक कोल्यूजन है, एक ऐसा सिस्टम जो P5 नेशंस को हमेशा के लिए आर्म्ड रखे और बाकी सबको डिसआर्म कर दे। अगर ये ट्रीटीज इंटरनेशनल ऑर्डर का कानून बन जाती तो इंडिया का न्यूक्लियर पोटेंशियल हमेशा के लिए कैप हो जाता। उन्हें रियलाइज हुआ कि वर्ल्ड स्टेज पर अपनी कैपेबिलिटीज प्रूव करने के लिए उनके पास बहुत कम टाइम बचा है। 1998 की जनरल इलेक्शंस ने प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को ऑफिस में लाया, जिससे इंडिया की न्यूक्लियर एब्स्टिनेंस की पॉलिसी का एंड हुआ। उन्होंने तुरंत टेस्ट का नया राउंड ऑथराइज किया। इंजीनियर्स ने एब्सोल्यूट सीक्रेसी के साथ फाइनल प्रिपरेशंस पूरी की। उन्होंने पूरा काम रात के अंधेरे में किया, ऑर्बिटल पाथ से बचकर, ताकि अमेरिकन स्पाई सैटेलाइट्स उन्हें पकड़ ना सके। 11 और 13 मई को इंडिया ने ऑपरेशन शक्ति किया। उन्होंने पोखरण रेंज में 5 हाईली एडवांस्ड न्यूक्लियर डिवाइसेस डेटोनेट किए। इसमें एक लो यील्ड फिशन डिवाइस और एक फुल थर्मोन्यूक्लियर वेपन शामिल था। दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस एजेंसीज को मात देकर इंडिया ने एक कंफर्म्ड न्यूक्लियर पावर के रूप में ग्लोबल बोर्ड पर अपनी जगह बना ली। ग्लोबल रिएक्शन बहुत गुस्से वाला था। यूएस ने सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई और इंटरनेशनल फाइनेंस बॉडीज ने इंडियन गवर्नमेंट को लोन देना बंद कर दिया। रीजनल फॉलआउट और भी तेज था।
कुछ ही हफ्तों बाद पाकिस्तान ने चागाल 1 और चागाल 2 टेस्ट के साथ अपना जवाब दिया। इन बैक टू बैक टेस्ट ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में आर्म्स रेस का डर पैदा किया, पर इन्होंने शैडोज का वो गेम भी खत्म कर दिया। दोनों देशों की कैपेबिलिटीज अब पूरी तरह से सबके सामने थी। अपना आर्सेनल डिस्क्लोज करने के तुरंत बाद इंडिया ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड बनाया। उन्होंने एक सख्त नो फोर्स यूज पॉलिसी और क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस की डॉक्ट्रिन बनाई, ताकि सिर्फ सर्वाइवल के लिए फायर पावर रहे। ये सिग्नल देते हुए कि उनका एम डिफेंस था। आज इंडिया के पास एक कंप्लीट न्यूक्लियर ट्रायड है। वो लैंड बेस्ड मिसाइल्स, एयर में स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और समुद्र में बैलिस्टिक सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं। आधी सदी के दौरान इंडिया ने रिस्ट्रिक्टिव ग्लोबल ट्रीटीज को ठुकराया और मॉडर्न हिस्ट्री का एक सबसे सक्सेसफुल कोवर्ट साइंटिफिक ऑपरेशन चलाया। उन्होंने प्रूव किया कि हॉस्टाइल फोर्सेस से घिरे देश के लिए एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी के लिए कभी-कभी अल्टीमेट वेपन बनाना जरूरी होता है।